हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल। सो इस सीरीज़ में जो हम आरआरबी स्केल 3 की सीरीज़ अभी कर रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम जो है वो प्रपोज्ड है 24 सितंबर को। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने अपना मॉक टेस्ट वगैरह रखा और उसमें जो पॉइंट्स वगैरह आए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने इसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी और मैंने बस ऐसे ही रैंडम ये फॉर्म भर दिया था और ये था कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी, एक तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है, तो मुझे ठीक लगा ये फॉर्म भरना। और उसके बाद किया जाए तो मैंने बताया था इससे विदाउट प्रिपरेशन ही मैंने वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके एक नंबर भी नहीं आएंगे। सो डरने की ज़रूरत नहीं है कि कितने नंबर आएंगे, जितने भी आएंगे बस दे दो, कुछ सोचो मत, यही सोच के भी मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी मैंने 5-6 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं और एनालिसिस का अगर किया जाए तो मार्क्स आई थिंक ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 50 के अराउंड मेरा आ रहा है मार्क्स। क्योंकि 50 के अराउंड आ रहा है मार्क्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अगर मैं मेहनत करूं तो मैं उसमें इंक्रीज़ कर सकती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास, देखा जाए तो गिनती के 10 दिन ही बचे हैं और 24 को पेपर है, तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ऑल्सो क्योंकि साथ में मेरा ऑफिस भी है, मेरे पास कोई लीव्स वगैरह मैं ले नहीं सकती हूँ, क्वार्टर एंड है और ऐसा तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इसको बस इसी पर्पज़ से दे रही हूँ क्योंकि मुझे आगे की तैयारी करना है, तो ये मुझे एक थोड़ा सा यूज़फुल लगा, इसलिए मैंने इसको फॉर्म को भरा है। सो बैक टू द पॉइंट कि नंबर्स जो हैं, जैसे कि अगर ऑन एवरेज भी बात की जाए, अभी 50 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, तो हम कैसे ईजिली अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मैंने उसको जो भी 4-5 मैंने पेपर दिए हैं उसका जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा इजी हैं एंड अगर मैं उस पर काम करूँगी तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हूँ और थोड़ा मैं अपने मार्क्स जो है वो कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 ईजिली बढ़ा सकती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं उस पर काम करूँगी तो ये ईजिली हो जाएगा। अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब मैथ्स उठाया तो मैं उसको टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दूं या मैं रीजनिंग साथ ऐसा कर दूं या किसी और सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर दूं, और बस यही क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है हम ये नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे जो या तो हमारा पहले का पढ़ा हुआ हो या हमें थोड़ा ईजी लगता हो, उसको इंटरेस्टिंग लगता हो पढ़ना, कि हम उसको पढ़ें और उसको कैच कर लें। और वो थोड़ा सा ये भी हो कि हाँ वो एग्ज़ाम में आता भी, ऐसा भी नहीं हो कि एग्ज़ाम में आता ही नहीं है उसको ज़बरदस्ती का पढ़ लिया इस तरीके से। तो कुछ पॉइंट्स जो है मैंने निकाले हैं अपने तरीके से जिस पे मैं काम कर सकती हूँ, अपने मार्क्स बढ़ा सकती हूँ। स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर से। तो उसमें मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि या तो आपसे बनता है या तो आप नहीं बनता है, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है। जैसे टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, उसमें कोई से इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बिकॉज उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये वही क्रैक या अच्छे मार्क्स वही इंसान ला सकता है जो बहुत टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ रहा हो, या टाइम से भी नहीं बट एटलीस्ट जिसने पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी की हो या जो करंट अफेयर्स का रेगुलर रहते हो। जैसे कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यही अगर क्योंकि आप एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स तो तैयार करेंगे ही। अब अगर मैं इसको सोचूं कि 10 दिन में तैयार कर लूँ तो मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। इसमें आई थिंक करंट अफेयर्स में और सिमिलरली विद द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी आप सब्जेक्ट वाइज लेके पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, टाइम नहीं है। यही है कि अभी तक की जितनी नॉलेज रही होगी, आपने कितना पढ़ा रहा होगा, वही चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोई भी नया इनपुट दे सकें। आई वुड से कि कंप्यूटर और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी लास्ट मोमेंट में छेड़खानी करना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसे मुझे टॉपिक नहीं दिखे जिसको मैं पढ़ लूँ और मेक श्योर करूँ कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे एंड आई विल बी एबल टू डू इट। मुझे उसमें कुछ नहीं दिखा। वो जो जैसा चल रहा है मैं उसको सही चलने दूंगी। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें मुझे एक चीज़ दिखी, क्योंकि हिंदी में देखिए बेसिकली उसमें जो अनसीन पैसेज आता है या फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं या जो अरेंजमेंट आता है वो आपको खुद से ही करना है। उसमें आप ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूटोरियल देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज, हाँ हो सकता है थोड़ा सा अरेंजमेंट वाले में आपको मिल जाए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड आपको थोड़ा बहुत उसमें अगर थोड़ा सा भी है कि हाँ ग्रामर वगैरह की समझ है तो आप उसको ईजिली कर ले जाएंगे एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ऑफकोर्स एट द सेम टाइम।
तो मुझे उसमें कुछ खास ऐसा दिखा नहीं कि उसमें कोई चीज़ अभी आप उसमें कर सकते हो, जो आपको वहाँ पे जिस तरीके से आपका माइंड काम करेगा वैसा ही होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें, जैसे विलोम पूछ लेता है या पर्यायवाची पूछ लेता है, उसके लिए भी टाइम नहीं है। टाइम इन द सेंस वही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इतने सारे विलोम में कौन सा आ जाएगा, तो सिर्फ 2-3 नंबर के लिए आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सेम विधि विलोम, तो इन चीज़ों में आप टाइम नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपका अगर आपका कुछ पढ़ा हुआ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता भी नहीं है, जैसे मैंने उसका पेपर देखा कि कुछ पढ़ा हुआ आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ नई नई चीज़ें लेकर आएंगे और नया पढ़ने का टाइम नहीं है। सो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता है। ओवरऑल हिंदी में मुझे एक टॉपिक ऐसा दिखा जो मुझे पहले नहीं आता था, और जिसपे अगर मैं काम करूँ तो मैं उसको कर ले जाऊंगी। वो था वर्ड्स का अरेंजमेंट। जैसे कि हमारा इंग्लिश में आता है कि डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कीजिए, उसी तरीके से मैंने सारे सेट में देखा, 4-5 सारे सेट में ऑलमोस्ट मैंने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो रखे थे। एंड 5-5 क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब उसके कि 5 मिनिमम 5 तो थे ही कि आपको अरेंज करके देना है। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम जो है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अगर उसका पढ़ूंगी, देख लूँगी उसकी क्लासेस वगैरह, तो मुझसे वो आ जाएगा। एंड मुझे बहुत टफ नहीं लगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा अगर मैं उसमें मेहनत करूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि अगर देखिए अगर वो 5 के 5 आ जाते हैं, मैं उसको अरेंज कर लेती हूँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्क्स बढ़ाने का। सो हिंदी में मैं यही बोलूँगी कि ये जो अरेंजमेंट है, अगर आपने भी नहीं किया है तो आप भी इसको कर लीजिए, आप इससे अपने मार्क्स ईजिली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और उसका क्योंकि यही है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि छूट रहा था। सो पढ़ना तो अभी मुश्किल है, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर उसका आएगा तो मिनिमम 3 तो आएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। या मैं कहती हूँ अगर एक क्वेश्चन भी आ गया डाटा इनसफिशियंसी में, तो भी आपको तो एक एक पॉइंट भी जोड़ने हैं। तो मैथ्स में आई गो विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर उसको पढ़ लिया जाए, आई थिंक 1-2 वीडियो भी अगर हम उसके देख लेंगे यूट्यूब पे, तो वो इजीली आ जाएगा। एंड मुझे थोड़ा सा एक्चुअली वो मिस हो रहा है, अदरवाइज मैंने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, मुझसे आ जाएगा। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत हम जो है मिसिंग नंबर्स पे अगर मेहनत कर लें, 10 दिन का भी अगर समय है और 10 दिन की प्रैक्टिस कर लें मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज़ पे, तो आई थिंक ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज़ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। शायद ही ऐसा हो कि ना बने, और बनेंगे भी तो 2-3 तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, या एक भी आ रहा है, वही बात है कि जितना भी आ जाए, अगर एक भी आ रहा है तो हमें उसे अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। तो मिसिंग नंबर भी पे भी काम किया जा सकता है 10 दिन के अंदर। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो यही कि डीआई जो है वो सबको पता है कि डीआई के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एंड 2-3 डीआई होती है, तो डेफिनेटली हमें उसमें से सबसे ईजीएस्ट वाली चुननी है कि जिसको हम कर सकें। लेकिन अभी जैसे अगर मैं करूँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी डीआई पे इतना फोकस नहीं किया था और अभी भी मुझे नहीं आ रहा था। सो आई थिंक थोड़ा सा इस पर काम किया जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा करूँगी तो एटलीस्ट मैं अगर 3 सेट भी आते हैं डीआई के तो 1 सेट क्रैक कर सकती हूँ। तो मैथ में अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई और नंबर सीरीज जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कम टाइम पे भी कवर की जा सकती हैं, एंड आपको अच्छे खासे नंबर जो है आपका बूस्ट करा सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट बन रहा था मुझसे क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि जो पहले रीजनिंग वही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने जो पहले पढ़ा होगा वही आपको काम आएगा अभी। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जो आपने पहले नहीं किया होगा लेकिन अब आ रही होंगी, अभी जो उसमें चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में पैटर्न में। सो मुझसे ठीक ठाक बन रही थी रीजनिंग। पजल्स वगैरह वही है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे मैथ्स की बात की जाए तो डीआई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डीआई की तो आपसे नहीं आएगा। सिमिलरली रीजनिंग के साथ भी यही है कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन जो सारी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। आप कभी ये नहीं कर सकते कि हाँ इसमें तो क्या कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस हो सकता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो पजल आई वुड से कि थोड़ा बहुत लगाऊंगी, लेकिन पजल एक ऐसी चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि जो आप कम टाइम पे कर सके, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि बात कर रहे हैं कि कम टाइम लगे एंड मेक श्योर हो कि अगर आए तो बन जाए। सो ऐसी चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो एक आ रहा था कोडेड ब्लड रिलेशन, जो मुझसे नहीं आ रहा था, बन नहीं रहा था।
सो कोडेड ब्लड रिलेशन, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा आप उसका 1-2 वीडियो भी देख लेंगे तो इजी हो जाएगा एंड ईज़िली उसको क्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो था मशीन इनपुट आउटपुट भी है, और ऐसा नहीं कि मशीन इनपुट आउटपुट मैंने नहीं पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, मुझे आ भी रहा था, लेकिन मैंने इसमें जो पैटर्न देखा वो थोड़ा दूसरे तरीके के था जो इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। सो आई थिंक ये जो नया वाला पैटर्न है उसकी भी अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो मशीन इनपुट आउटपुट डेफिनेटली हमें मार्क्स दिला सकता है रीजनिंग में। इसके अलावा और जो है वो है सिलोग, और सिलोग के बारे में बात करूँ तो मेरा पहले भी मैंने इतना नहीं पढ़ा था, ऐसे मेरे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ये 1 दिन से ज़्यादा का काम है, क्योंकि अगर आप 1 दिन भी इस टॉपिक को देंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उसका, और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 दिन पढ़ेंगे और उसके बाद के उसकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई वुड से कि अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 3 क्वेश्चन आप इजिली बना ले जाएंगे। सो इन टोटलिटी अगर बात की जाए कि ऐसे टॉपिक्स जिसको हम कम टाइम पे कर सकते हैं एंड अपने स्कोर जो है वो थोड़ा बूस्टअप कर सकते हैं। सो हिंदी में हिंदी शब्दकोश के जो अरेंजमेंट आते हैं वर्ड्स के वो कर सकते हैं। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई एंड मिसिंग नंबर एंड नंबर सीरीज। और रीजनिंग की बात की जाए तो मशीन इनपुट आउटपुट हो गया एंड कोडेड ब्लड रिलेशन जो आता है वो हो गया, एंड इसके अलावा सिलोग। सो 3 टॉपिक रीजनिंग में है, 3 टॉपिक मैथ्स में है एंड 1 टॉपिक हिंदी पे है। और अभी जितने दिन भी बचे हैं मैं इसी टॉपिक्स पे जो है काम करूँगी डेफिनेटली, एटलीस्ट मैं इतना करके ले जाऊँगी। एंड रीज़न बिहाइंड वही है क्योंकि ये एक प्रोसेस है, 3 जो जैसे कि 10 दिन का समय है, आप 10 दिन के अंदर कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात होगी अगर आप 0 से स्टार्ट होकर एक कुछ पॉइंट्स तक पहुँचे हैं, एंड एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप अपने पॉइंट्स अगर बढ़ा सकते हैं तो एक अच्छी डील होगी। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं अभी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ आने वाले दिनों में, एंड आई होप कि इसका जब मैं अगला अपना दूंगी मॉक टेस्ट तो उस पर इसको इम्प्लीमेंट करूँ और मेरे मार्क्स जो बढ़े, रिजल्ट्स बढ़े, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दिस। सो ये वीडियो रहा यहीं तक के लिए, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।